अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का पहला टॉपिक है दैट इज ड्यूलोंग एंड पैटिट्स लॉ। ये जो हमारे पास ड्यूलोंग एंड पैटिट दो फ्रेंच फिजिस्ट थे जिन्होंने कि हमारे पास एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स थी। अभी तक हम गैसेस की बात कर रहे थे और वो हमने कैलकुलेट किया कि गैसेस में मोलर स्पेसिफिक हीट जो है कैसे ली जाती है। तो अब हमारे पास ड्यूलोंग एंड पैटिट्स लॉ जो है वो हमें देगा एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। इसमें दो चीज़ें आपको पूछी जाती है, इसलिए हम ये लॉ जो है पढ़ रहे हैं, ड्यूलोंग एंड पैटिट्स लॉ। और ये क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट रूम टेम्परेचर इज सेम फॉर ऑल सॉलिड्स। और स्पेशली मेटल्स की बात करेंगे तो उनके लिए वो जो है एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है एंड दैट इज नियरली इक्वल टू 3R के बराबर। उसको भी हम देखेंगे। मैं फिर से इसको मैं लिख देता हूं पहले यहाँ पे। हमने क्या कहा कि ये क्या स्टेटमेंट क्या करता है, ये स्टेट क्या करते हैं, ड्यूलोंग एंड पैटिट्स लॉ स्टेट क्या करता है, देता है एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। और क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो ऊपर लिखा हुआ है एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is the same for all the solids। और सॉलिड्स में स्पेशली हम मेटल्स की बात करेंगे। और ये भी जोड़ देता है कि एट रूम टेम्परेचर मीन्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द एवरेज स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी इज सेम फॉर ऑल सॉलिड्स एंड इज नियरली इक्वल टू 3R। उसकी वैल्यू जो है वो 3R के बराबर होती है। ठीक है, अब इसको ध्यान देना कि ये हमारे पास ये चीज कैसे हम इसको एक्सप्लेनेशन अगर हमें इसकी देनी पड़ेगी तो कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी ध्यान से देखना। अभी तक हम गैसेस की बात कर रहे थे लेकिन अब सॉलिड्स से हैं। और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स मींस जो एटम्स हमारे पास होते हैं वो वाइब्रेशनल मोशन में होते हैं। दे आर नॉट फ्री टू मूव। आप सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में पढ़ चुके हो कि जो सॉलिड्स की बात हम करेंगे, जब हम सॉलिड्स की बात करेंगे तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, अगर मैं एक मॉलिक्यूल एक एटम की बात करूंगा तो वो जो कैसे मोशन करेगा वो ऐसे मूव करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। दैट इज वाइब्रेशनल मोशन। यहां से इधर जाएगा, यहां से इधर जाएगा, इधर वापस आएगा, इधर जाएगा वापस आएगा, बिकॉज इनके बीच में दो एटम्स के बीच में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज और इंटर एटॉमिक फोर्सेज जो है वो स्ट्रांग होती हैं। ये दूर दूर नहीं जाते हैं, जस्ट वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं। ये इधर जाएगा, इधर 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 और इधर से वापस। अबाउट दिस मीन पोजिशन जो है ये वाइब्रेट करेगा। दिस इज इट्स मीन पोजिशन एंड दीज टू आर एक्सट्रीम पोजिशंस। वाइब्रेशनल मोशन शो करता है। और हम जानते हैं the number of ways in which a molecule can gain energy, that is what we called its degree of freedom। तो in this particular case हमारे पास क्या होता है, हर एक एटम जो है, हर एक एटम के साथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स जो है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है अलोंग ईच डायरेक्शन होते हैं। मींस लेट इट बी कि ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्स डायरेक्शन में ये वाइब्रेशनल मोशन शो करेगा। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। और बिकॉज ऑफ इट्स मोशन ये काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। तो हर एक डायरेक्शन में, जो अभी तक हमने गैस के मॉलिक्यूल के साथ कहा था कि एक डायरेक्शन में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में हर एक डायरेक्शन में नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 होते हैं। एक्स डायरेक्शन में 2, अगर ये वाइब्रेट करेगा अलोंग वाई डायरेक्शन तो यहां पे भी हमारे पास अलोंग वाई डायरेक्शन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड अगर जेड डायरेक्शन की बात करेंगे तो वहां पे भी हमारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं, बिकॉज इसका मोशन जो है वाइब्रेशनल होता है और वाइब्रेशनल में दोनों आ जाते हैं हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। जो मैंने आपको गैसेस के केस में कहा था कि गैसेस जो है वाइब्रेशनल मोशन करते हैं लेकिन एट अ वेरी ह्यूज टेम्परेचर, अप्रोक्सीमेटली 5000 केल्विन टेम्परेचर पे वो वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं, जो कि हमारे पास नॉर्मली टेम्परेचर अवेलेबल होता नहीं है। लेकिन गैस सॉलिड्स जो है
वो नॉर्मल टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल मोशन, वो हमेशा जो है वाइब्रेशनल मोशन ही शो करते हैं उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ईच डायरेक्शन में हमारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, और हमारे पास हम जानते हैं स्पेस की 3 डायरेक्शन होती हैं, एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो यहां पे आ जाएंगी दैट इज 6। ईच मॉलिक्यूल के साथ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती हैं, और जो हमने गैसेस के केस में देखा था वहां पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन सॉलिड का मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा, तो उसमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है सिंगल पार्टिकल के लिए दैट इज 6। इसको दिमाग में रखना है। और ये मैंने आपको कहा कि ये कैसे होता है। वाइब्रेशनल मोशन में दोनों एनर्जीज आती हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, एंड काइनेटिक एनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ वेलोसिटी। पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है जब ये मूव करता है, वाइब्रेशनल मोशन शो करता है, तो हर एक डायरेक्शन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 डायरेक्शन हमारे पास है, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है दैट इज 6। तो अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, इतना अगर आपको पता चल गया कि सॉलिड के केस में ईच डायरेक्शन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं, तो मींस टोटल नंबर ऑफ जो हर एक पार्टिकल के साथ जो है या हर एक एटम और मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स जो है सॉलिड्स के केस में होते हैं ईच मॉलिक्यूल के साथ। ईच मॉलिक्यूल के साथ और ईच एटम के साथ हमारे पास नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 6 होगा। अब ध्यान से देखना, एज पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बताता है एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल और पर एटम पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है दैट इज 1/2 kBt। ऐसा ही है ना, 1/2 kBt हमारे पास लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से आया था। व्हाट इज दिस 1/2 kBt? इट इज द टोटल, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे, इट इज एनर्जी एसोसिएटेड विद एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल और ईच एटम, जो भी आप लोग के, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आप चेक कर सकते हो। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जो हमने पढ़ा हुआ है वो बताता है कि एनर्जी एसोसिएटेड जो है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 kBt। And in case of solid, each molecule possesses 6 degree of freedom. Therefore, total energy की बात करेंगे तो total energy हमारे पास आएगी 6 into 1/2 kBt. This goes 2 and 3. यहाँ पे 3 आ जाएगा तो total energy associated with each molecule that is 3 kBt. ये क्लियर है? तो अब अगर हम ये कहेंगे टोटल एनर्जी की बात करेंगे, मींस इसकी इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज 3 kBt। अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू du/dt। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो, 3 kB जो है वो हमारे पास बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ t दैट इज 1, तो 3 kB जो है हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज एनर्जी एसोसिएटेड, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मॉलिक्यूल। और हम जानते हैं हमने मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है, मींस पर हमारे पास 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए हमें मोलर स्पेसिफिक हीट निकालनी है या टोटल एनर्जी ही निकालनी होगी, तो मैं इसको मल्टीप्लीकेशन दूंगा Na से, एवोगैड्रोस नंबर से, बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अ गैस दैट इज इक्वल टू Na। इधर गैस और एनी एलिमेंट जो भी हमारे पास होगा दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3RT। ये बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम जानते हैं kb इंटू एन दैट इज इक्वल टू r, बिकॉज kb जो हमारे पास है, kb जो हमने पढ़ा हुआ है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दैट इज r डिवाइडेड बाय na। ऐसा ही है ना, तो हम बता सकते हैं kb इंटू na दैट इज इक्वल टू r। ये मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखना। हमने क्या देखा, हमने कहा कि एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 1/2 kBt एज पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या रहेगी, टोटल एनर्जी मैं इतने ही पोर्शन में इसको लिख दूंगा, टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 6 इंटू 1/2 kBt। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 kBt। व्हाट इज दिस 3 kBt? इट इज द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, दैट इज 3 kBt। अगर मैं 1 मोल की बात करूंगा, 1 मोल, फॉर 1 मोल क्या होगा, फॉर 1 मोल टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, दैट इज 3 kBt इज फॉर 1 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 kB Na इंटू टी। हम जानते हैं हमारा जो kB है, ये जो kB हमारे पास है दैट इज R डिवाइडेड बाय Na, तो kB इंटू Na दैट इज R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको हम बता रहे हैं दैट इज 3RT। ठीक है, दिस इज टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ अ सॉलिड और गैस, जो भी आप लोगे, हम सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड के केस में कुछ ऐसा है।
ठीक है। अब अगर हमें बताना होगा सीवी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो होगा क्या, 3r जो है वो बाहर आ जाएगा, 3 इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट, d बाई डी टी ऑफ t दैट इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3r। और चेक कर लो जो हमारा स्टेटमेंट है, that is nearly equal to molar specific heat capacity, that is same for all solids at particular temperature and is nearly equal to 3r। और चेक कर लो जो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 3r के बराबर, दैट इज कांस्टेंट। यहां पे एक तो ये पूछा जाता है आपको कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स इज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू 3r, ये जो कि स्टेटमेंट में ही आ गया। और दूसरा, एट व्हाट टेम्परेचर जो है हमारे पास ये सभी सॉलिड्स जो है सेम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्वायर करेंगे, दैट टेम्परेचर इज नोन एज डीबेज टेम्परेचर। डीबे टेम्परेचर, व्हाट इज दिस डीबे टेम्परेचर? टेम्परेचर above which all the metals have constant or solids have constant molar specific heat capacity, that is what we call डीबे टेम्परेचर। आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है 1 मार्क्स का, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर एकेडमिक में भी पूछा जाता है। एंड व्हाट इज दिस डीबे टेम्परेचर? दिस इज द टेम्परेचर अबव व्हिच ऑल द मेटल्स हैव कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस इज व्हाट वी कॉल डीबेज टेम्परेचर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके बीच का ग्राफ भी मैं आपको बता देता हूं। ग्राफ बिटवीन दी सीवी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड द टेम्परेचर के बीच में ग्राफ कैसा होगा। जब हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन सीवी एंड टी तो होगा क्या, मेटल्स के केस में, सॉलिड्स के केस में, तो बिगिनिंग में ये जो ग्राफ है, ये जो ही टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और एक टेम्परेचर ऐसा पहुंचेगा कि आपके पास ये मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है फिर जाके कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को, जहां पे मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है हमारी कांस्टेंट रहेगी, दिस टेम्परेचर अबव विच the molar specific heat capacity remains constant, that is what we call debase temperature। तो ये आपका debase temperature होगा। और यहां पे जो आपकी molar specific heat capacity आ जाएगी सॉलिड्स के केस में, मेटल्स के केस में, that is 3r। और अगर हम r की वैल्यू दें 8.314 तो आपकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है 24 पॉइंट समथिंग की वैल्यू आपकी सीवी की वैल्यू आ जाएगी और वो यहां पे मिलेगी एट अ टेम्परेचर नोन एज डीबेस टेम्परेचर। उसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ाओ, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है फॉर सॉलिड्स। बिगिनिंग में टेम्परेचर के बढ़ने के साथ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ती है और एक वैल्यू एक्वायर करती है। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाओ, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज द ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ, जो कि हमें बताता है ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ, वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज सेम फॉर ऑल सॉलिड्स एंड इज नियरली इक्वल टू 3r। मैं बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव के लिए दो, इस पर्टिकुलर लॉ से दो जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, the constant value of the molar specific heat capacity for solids, that is 3r। कभी कभार 3r लिखा जाता है, कभी कभार इसकी वैल्यू 24 पॉइंट, जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन दोगे तो आप लिख सकते हो 24 पॉइंट समथिंग जो है इसकी वैल्यू 24 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 24.9 के बराबर आएगी जब आप मल्टीप्लिकेशन दोगे इसको, बिकॉज 339 एंड 324 तो 24.9 के करीब आ जाएगी। ठीक है, यूनिट आप दे सकते हो, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो जूल्स पर मोल पर केल्विन ये। और दूसरा, व्हाट इज दिस डीबेस टेम्परेचर? व्हाट इज डीबे टेम्परेचर? टेम्परेचर अबव व्हिच ऑल द मॉलिक्यूल्स, ऑल द सॉलिड्स पोजेस हैव द सेम, ऑल द मेटल्स, टेम्परेचर एट विच ऑल द मेटल्स और सॉलिड्स की बात करेंगे, हैव द सेम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मींस सीवी की वैल्यू जब कांस्टेंट होगी, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड डीबेस टेम्परेचर। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। हम जो हमारा मेन टॉपिक आज का है दैट इज मीन फ्री पाथ, उसकी ओर मूव करेंगे। What is this mean free path? अगर आपको याद होगा जब हमने postulates of kinetic theory of gases पढ़े थे तो वहां पे मैंने आपको दो टर्म्स बताई थी, जस्ट उनकी डेफिनेशन बताई थी, एक तो रिलैक्सेशन टाइम और दूसरा यही था मीन फ्री पाथ। और हमने postulates of kinetic theory of gases में पढ़ा था कि ये जो मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस होगा और एटम ऑफ अ गैस, जो भी हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, वो कंटिन्यूअस मोशन में होगा, रैंडम मोशन में, और कंटिन्यूअसली वो कोलाइड करेगा। समझ लो ये हमारे पास पार्टिकल 1 है, ये इसके साथ कोलाइड करेगा, इधर जाएगा, ये एक और पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा, इधर जाएगा, एक और पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा, लेट इट बी, इधर गया, एक और पार्टिकल के साथ कोलाइड किया तो यहां चला गया, ऐसे। और ध्यान दो, मैंने ये जो पास, ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, बिटवीन टू कोलिजन्स मैं कहूंगा रादर, ये जो कोलिजन्स के बीच का डिस्टेंस है आप चेक कर लो, मैंने डिफरेंट बना दिया।
तो अब हम किसे मानेंगे कि जो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, या फिर मैं कहूंगा कि हम किसे मानेंगे कि पाथ क्या ट्रेवल किया मॉलिक्यूल ने, बिकॉज हर एक कोलिजन के बीच में हमारे पास डिफरेंट पाथ जो है वो ट्रेवल करता है, और ये पाथ जो है स्ट्रेट लाइन होगा इज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इन्हीं सभी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होंगे उनका जब हम मीन निकालेंगे, बहुत सारे कोलिजन्स, एन नंबर ऑफ कोलिजन्स लेंगे, एन नंबर ऑफ कोलिजन्स में डिफरेंट, ये L1 आ जाएगा, लेट इट बी कोलिज पहला वाला L1 है, दूसरा L2, थर्ड L3, फोर्थ L4 एंड सिमिलरली Ln। तो जब हम L1 L2 प्लस अप टू Ln चले जाएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, जस्ट लाइक सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, लेट इट बी फर्स्ट कोलिजन के बाद L1, सेकेंड कोलिजन में L2, थर्ड कोलिजन L3, सिमिलरली अप टू n कोलिजन्स Ln। ये हमारे पास डिफरेंट पाथ्स मिले और ये स्ट्रेट लाइन होंगे। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ कोलिजन से, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हम मानेंगे दैट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल in between two successive collisions, and that is what we called lambda. Lambda means mean free path. तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हैं मीन फ्री पाथ की, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल ड्यूरिंग सक्सेसिव कोलिजन्स। हर एक कोलिजन में डिफरेंट वैल्यू, और जब हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे उसी चीज का हम नाम क्या देंगे, मीन फ्री पाथ। होप कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। और मीन फ्री पाथ की वैल्यू जो है, अगर हम सिंपली बता दें, व्हाट इज द मीन फ्री पाथ, इट इज द सम ऑफ, या मैं ऐसा कहूंगा एवरेज डिस्टेंस आर सिंपली द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ डिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स, और नंबर जो हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे दैट इज एवरेज, और मीन फ्री पाथ जिसको हम कहेंगे। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल ड्यूरिंग सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। अब आपको या हमें यहां पे मीन फ्री पाथ की एक जो है इक्वेशन चाहिए, मींस की फॉर्मूला चाहिए कि मीन फ्री पाथ किसके बराबर होगा। ये तो हम मेजर नहीं कर सकते, L1 L2 L3 ये हमारे पास मिलेगा नहीं, बल्कि हमारे पास एक अलग से एक्सप्रेशन मिलेगी जिससे कि हमें मीन फ्री पाथ की वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा। ये तो बेसिक डेफिनेशन है जो हमारे पास मीन फ्री पाथ की है। अब इसकी डेरिवेशन के लिए हमें कुछ एजम्पशंस करनी पड़ेगी, तो वो ध्यान से देखना। मैं इसको रब कर देता हूं। मैंने यहां पे एक डेफिनेशन लिख दी मीन फ्री पाथ की, और मीन फ्री पाथ जो है इट्स द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल ड्यूरिंग सक्सेसिव कोलिजन। और अगर हम खाली फ्री पाथ की बात करेंगे, ध्यान से देखना जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, फ्री पाथ की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस जो हमारे पास रहेगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फ्री पाथ। और फ्री पाथ का जब हम मीन निकालेंगे दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मीन फ्री पाथ, जिसको कि लेट इट बी दिस L1, इट इज द फ्री पाथ, means distance between two collisions, successive collisions. L2 is the distance between two next collision, and the third जो हमारे पास L3 L4 ये हमारे पास free paths होंगे। free paths का जब हम mean निकालेंगे that becomes the mean free path. And what is free path? It is the distance straight line distance traveled or path traveled by a molecule between any two collisions, that is free path। ठीक है, उसका mean that gives us mean free path। अब इसकी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालनी है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ कैसे निकाली जाएगी, तो उसके लिए ध्यान देना, हम क्या करेंगे, कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ेगी हमें। हम मानेंगे कि हमारा जो गैस मॉलिक्यूल है अंडर कंसिडरेशन, सिर्फ उस गैस मॉलिक्यूल की बात करेंगे जो कि अंडर कंसिडरेशन होगा। पहली एजम्पशन हम मानेंगे कि जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल जिसको कि हमें कंसिडर करना है वो एक स्फेरिकल फॉर्म में है, और उसका रेडियस और डायमीटर की बात करेंगे, यहां से लेके यहां तक, ये लो इसको मैं बता देता हूं, इसका डायमीटर जो है दैट इज d। और जो हमारे पास अंडर कंसिडरेशन है इसको मैं हैशिंग करता हूं, और मानेंगे कि इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करना है ना, तो मैं कहूंगा कि सिर्फ ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, बाकी जो भी इसके आसपास मॉलिक्यूल्स है, इट्स एन अजम्पशन, जो कि होगा नहीं, मैं बता रहा हूं, अजम्पशन है। हम मानेंगे बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी रेस्ट में होंगे। नंबर वन, हमने क्या माना, द मॉलिक्यूल अंडर कंसिडरेशन इज इन मोशन, is spherical in shape with diameter d, and the rest other molecules they are at rest, they are not moving, it's an assumption। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल है जो अंडर कंसिडरेशन होगा ये सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा जो इसके, मैं कहूंगा कि जो इसके डायमीटर में आएंगे, बिकॉज सभी रेस्ट में है। मैं कंसिडर करूंगा कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है,
तो ये सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा जो इस पर्टिकुलर रीजन में आएंगे। ध्यान देना बच्चा, जो इस रीजन में आएंगे, बिकॉज वो सभी रेस्ट में है ना, बाहर से कोई नहीं आएगा, बाकी सभी पार्टिकल्स रेस्ट में है। जो भी इस रीजन में इसके साथ मॉलिक्यूल्स आएंगे उन्हीं के साथ कोलाइड करेगा। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है, ये लो भाई, नेक्स्ट मॉलिक्यूल ये है और इसके ऊपर का मॉलिक्यूल जो है ये है, ये समझ लो, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। इन दो मॉलिक्यूल्स के और जितने भी इस वाले रीजन में आएंगे इन मॉलिक्यूल्स के साथ ये कोलाइड करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं यहां पे इसको बैकवर्ड ले लेता हूं और एक सिलेंड्रिकल फॉर्म की फिगर बना देता हूं। लेट इट बी दिस इज ए, और यहां से भी इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो ये हमारे पास मींस मैं बता सकता हूं कि जो भी मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर सिलेंडर ए बी सिलेंडर में आएगा, जो कि यहां से लेके यहां तक ये जो रेडियस है इस सिलेंडर का, दैट इज डी, सॉरी इसको ऐसे कंसीडर करेंगे, इस रीजन में जो हमने कहा यहां से भी, बिकॉज हमने क्या कहा कि जो इसके डायमीटर में आएगा, इस रेंज में आएगा, उसके साथ ये कोलाइड करेगा, जो कि वन ऑफ द एजम्पशंस जो अभी मैंने आपको कहा, ये इस रीजन में जो भी आएंगे, जो मॉलिक्यूल्स आएंगे उन्हीं के साथ जो है ये कोलिजन शो करेगा। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो यही है कि ये जो मॉलिक्यूल इससे यहां से लेके यहां तक, मींस डी डायमीटर जो हमने इसका लिया हुआ है, इस डायमीटर में जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स आएंगे उन मॉलिक्यूल्स के साथ ये कोलाइड करेगा। तो और हमने उसको कंसिडर किया कि ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल फॉर्म की शेप, मींस जो भी इस सिलेंडर में, इस वाले पोर्शन में, जिसको मैं रब करने जा रहा हूं, ये वाला पोर्शन जो कि हमने पहले इसकी पेरिफेरी ली थी, बल्कि हम एक सिलेंडर लेंगे जिसका रेडियस डी के बराबर होगा, इसके डायमीटर के बराबर होगा, और जितने भी मॉलिक्यूल्स इस पर्टिकुलर रीजन में आएंगे उन्हीं मॉलिक्यूल्स के साथ ये कोलाइड करेगा, बिकॉज बाकी सभी मॉलिक्यूल्स को हमने मानना है कि वो रेस्ट में, इट्स एन एजम्पशन, इधर भी डी और बॉटम में भी डी। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये एजम्पशन हमारे पास क्या है। नंबर 1, ओनली द मॉलिक्यूल अंडर ऑब्जर्वेशन इज इन मोशन। दिस इज द मॉलिक्यूल जिसको कि मैंने ब्लू से बनाया, दिस इज अंडर ऑब्जर्वेशन, मींस इसी की कंसिडरेशन, इसी को हम कंसिडर करेंगे, तो ये खाली मोशन में है। All the other molecules are at rest. ठीक है, next, a molecule can be considered as a sphere of diameter d, जो कि हमने लिया यहां पे। Two molecules are said to have collide with each other if their centers are separated by a distance equal to or less than d. If their centers, this is the center of the molecule under consideration. नेक्स्ट मॉलिक्यूल ये है, इसका सेंटर है, और हमने कहा कि ये जो डिस्टेंस है, हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल उसी मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा जो जिसका कि इस मॉलिक्यूल के साथ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है डी के बराबर हो जाएगा। और हमारे पास एक फिगर बनी, जस्ट एजम्पशन के लिए, मींस कैलकुलेशन के लिए हमने एक फिगर बनाई, जो कि ये सिलेंड्रिकल शेप फिगर बनी, जिसका कि रेडियस डी है। जितने भी मॉलिक्यूल्स इस इस सिलेंडर में आ जाएंगे उन्हीं मॉलिक्यूल्स के साथ हमारा ये वाला मॉलिक्यूल अंडर कंसिडरेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन जो है कोलाइड करेगा। और हम मानेंगे, लेट इट बी, कि इस सिलेंडर की लेंथ जो है दैट इज कैपिटल एल। ठीक है, कुछ रीजन सेलेक्ट कर देते हैं, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन को इजी करेगा, अदरवाइज कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होगी अगर हम सभी मॉलिक्यूल्स का मोशन कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास एजम्पशंस थी। तो अब हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे ये मॉलिक्यूल है, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v थ्रू अ collection of large number of molecules that are within this cylinder A and B, और हमें इसकी एनालिसिस करनी है कि अब इसमें जो है इसका मीन फ्री पाथ क्या होगा। तो ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, इसमें कंसिडर कर लो कि ये मॉलिक्यूल जो है मूव कर रहा है आगे की ओर अलोंग ए बी। ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स इस सिलेंड्रिकल शेप फिगर में होंगे उन सभी मॉलिक्यूल्स के साथ ये क्या करेगा, कोलाइड करेगा। ठीक है, व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, ध्यान देना, मुझे असल में निकालना है नंबर ऑफ कोलिजन्स, इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स निकालने हैं, कितने कोलिजन्स करेगा। ठीक है ना, बिकॉज
हमारे पास डिवाइडेड बाय n करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स मुझे निकालना है। तो हम क्या करेंगे इस, और हमने क्या कहा कि ये मॉलिक्यूल जो है सभी उन मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा जो इस सिलेंड्रिकल शेप फिगर में होंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर एल, बिकॉज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर दैट इज डी, ये दो भाई यहां से लेके यहां तक, दैट इज डी, पाई डी स्क्वायर एल। एज्यूम कर लो n, स्मॉल n, let n be the number of molecules per cubic meter of a gas, means per volume of a gas जो हमारे पास number of molecules होंगे। let n, ये जो हमारे पास n है, let n be the number of molecules, number of हम नहीं जानते, हमने assume किया, number of molecules per volume, जिसको मैं बता सकता हूं पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जो भी आप लोगे, ऑफ गैस। ध्यान से देखना, दिस इज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, और एक क्यूबिक मीटर में पर यूनिट वॉल्यूम में जो हमारे पास है, पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस में जो हमारे पास है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हमने निकालना था, नंबर ऑफ कोलिजन्स किसके बराबर आएगा, शाबाश, खुद से बता सकते हो आप। हमने कहा कि सभी मॉलिक्यूल जो भी इस सिलेंडर में होंगे उनके साथ ये कोलाइड करेगा। पर क्यूबिक मीटर ऑफ अ, पर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो पाई डी स्क्वायर एल वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं नंबर ऑफ कोलिजन्स नहीं, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस पर्टिकुलर सिलेंडर, ऐसा ही है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन सिलेंडर, contained in cylinder of radius d, that is equal to volume of cylinder pi d square l multiplied by number of molecules per unit volume, that is small n। ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस पर्टिकुलर सिलेंडर में होंगे जिसकी लेंथ हमने कंसिडर की l है, और इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए दैट इज pi d square l into n, because n is the number of molecules per cubic meter of volume, ठीक है, मींस यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है दैट इज पाई डी क्यूब, पाई डी स्क्वायर इंटू एल मल्टीप्लाइड बाई n। इसको मैं कैपिटल L कर देता हूं बिकॉज हमारे पास लेंथ ऑफ द सिलेंडर जो है दैट इज कैपिटल L, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस सिलेंडर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं और हमने कहा कि हर एक मॉलिक्यूल जो भी इस सिलेंडर में होगा ये वाला मॉलिक्यूल उसके साथ कोलाइड करेगा, तो देयरफॉर नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स भी हमारे पास सेम होंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन द सिलेंडर, जिसको कि मैं n पाई डी स्क्वायर एल भी लिख सकता हूं, या फिर मैंने फिर से यही लिखा पाई डी स्क्वायर एल इंटू n। ये चीज फिर से बता रहा हूं, मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा कि ये नंबर ऑफ जो कि हमें निकालना था, नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगे, हम बता रहे हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स, एजम्पशन में ही हमने कहा कि जो मॉलिक्यूल अंडर कंसिडरेशन होगा वो सिर्फ मूव कर रहा है, बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनको मान लो कि वो रेस्ट में है, होंगे नहीं लेकिन मानना है, एजम्पशन है। और हमने कहा कि ये मॉलिक्यूल सभी मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा जो भी इस पर्टिकुलर रीजन में आएंगे, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, इस रीजन में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उन सभी के साथ कोलाइड करेगा। तो सबसे पहले हमने निकाला कि इस सिलेंडर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, और उसके लिए हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला और कहा कि एज्यूम कर लो भाई पर यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन इन दिस सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर एल मल्टीप्लाइड बाई n। और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक मॉलिक्यूल के साथ ये कोलाइड करेगा, तो देयरफॉर नंबर ऑफ कोलिजन्स भी हमारे पास पाई डी स्क्वायर एल इंटू n के बराबर आया। व्हाट अबाउट देन, देयरफॉर व्हाट अबाउट मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जिसको कि हमने कहा था L1, L2, L3, L4, बिटवीन वन कोलिजन L1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, बिटवीन सेकंड कोलिजन L2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, सिमिलरली अप टू n नंबर ऑफ कोलिजन्स इसने Ln डिस्टेंस का जो है वो, सॉरी थर्ड कोलिजन में L3, फोर्थ में L4 एंड
nth कोलिजन में ln का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 अप टू Ln, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स। यही तो है हमारे पास बेसिक डेफिनेशन। तो इस वाले पोर्शन को मैं, या फिर अगर ये दिख रहा है तो मैं यहीं पे इसको कंटिन्यू कर देता हूं। हाँ दिख रहा है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड नाउ, दिस इज कैपिटल L। यहां से लेके यहां तक हमने इसको कहा कि ये मूव कर रहा है, दैट इज कैपिटल L। तो कैपिटल L डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ कोलिजन्स, व्हाट इज नंबर ऑफ कोलिजन, ये हमारे पास n पहले लिख देता हूं, पाई d स्क्वायर L, L गोज, तो जो हमारे पास लैम्डा मीन फ्री पाथ की बारी आई, जो वैल्यू आएगी दैट इज 1 डिवाइडेड बाय n पाई d स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है, जिसको कि मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं, डेफिनेशन को मैं रब कर देता हूं, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई मीन फ्री पाथ की, लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n पाई d स्क्वायर के बराबर, ये हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें कि हमने कुछ ऐसी एजम्पशंस की जो कि गैस में पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने कहा कि सिर्फ मॉलिक्यूल अंडर ऑब्जर्वेशन दैट इज मूविंग, ऑल अदर मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट, वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। मींस एजम्पशंस करके कुछ वैल्यू आई ना, मींस सिंप्लीफाई किया हमने, तो उस जो लिमिटेशन जो हमने एजम्पशंस की उसको रिमूव करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए मैक्सवेल ने अपनी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो रिजल्ट था उसका, उससे एक करेक्शन फैक्टर अप्लाई किया। कहा कि ये तो आइडियलाइज्ड सिचुएशन है, आइडियलाइज्ड सिचुएशन में कुछ करेक्शन करनी पड़ेगी, फिर जाके हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास रियल मीन फ्री पाथ होगा। तो मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंटल जो उसने रिजल्ट निकाला था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमने अभी इससे पहले पढ़ा हुआ था, मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, उसका कंसेप्ट लगा के कहा कि इसमें कुछ करेक्शन कर लो। और वो करेक्शन किसके बराबर थी, उसने कहा कि लैम्डा जो हमारे पास आएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 n पाई d स्क्वायर होगा। जो ये वैल्यू हमारे पास ये आई थी, जो हमने एजम्पशन करके कुछ वैल्यू आई थी, मैक्सवेल ने बेस्ड ऑन हिज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट उसने करेक्शन की इस लैम्डा की, कहा कि इसके बराबर नहीं होगा, बल्कि एक करेक्शन फैक्टर लाया, और करेक्शन फैक्टर जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिनोमिनेटर में लाया। मींस कि जो हमारे पास वैल्यू थी उससे वैल्यू जो है कम लेनी पड़ेगी, दैट इज मीन फ्री पाथ, बिकॉज हमने डिवाइड किया है रूट 2 से। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी फॉर मीन फ्री पाथ। जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी, जो हमने एस्टिमेटेड वैल्यू की थी, उसमें करेक्शन मैक्सवेल ने पुट की हुई है, और लैम्डा जो है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 n बाई d स्क्वायर के बराबर लाया। इसमें भी ओके, d स्क्वायर नॉट अ बिग प्रॉब्लम, निकाल सकते हैं, पाई इट्स अ कांस्टेंट। ये जो n है, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मींस इट इज एक्चुअली n डिवाइडेड बाई v। अगर मैं कहूंगा कि हमारे पास जो है 1 मोल ऑफ अ गैस है, तो मैं बता सकता हूं कि दिस n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसको मैं लिख सकता हूं Na एवोगाड्रोस नंबर के बराबर, उसको मैं पुट कर सकता हूं। जो व्हाट इज दिस स्मॉल n, मीन स्मॉल n जो हमारे पास है, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल N से लिखूंगा, पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा ही है ना। 1 मोल गैस की बात करेंगे तो ये n जो है ये Na बन जाएगा, Na डिवाइडेड बाई v। ठीक है, कोई नहीं, रखो इसको, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज स्मॉल n। इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन लाएंगे, इस n को रिमूव करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये भी हमने लेट किया हुआ है। हम कुछ ऐसे फैक्टर्स लाएंगे जिनमें कि लेट करने की जरूरत नहीं है, जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, हमने कहा ये तो वैल्यू आई जो कि मैक्सवेल ने आफ्टर करेक्शन पुट कर दी, वो हमारे पास ये वैल्यू है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 n पाई d स्क्वायर। दिस स्क्वायर रूट 2 इज द करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्सवेल बेस्ड ऑन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट, ठीक है। और हमने कहा ये स्मॉल n जो है, इट इज एक्चुअली नंबर ऑफ, बाय डेफिनेशन इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और हम साथ में ये भी जानते हैं कि pv जो है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, फॉर 1 मॉलिक्यूल that is, or for n molecules मैं कहूंगा that is n kBt। ऐसा ही है ना, this for n number of molecules pV is equal to n kBt। इसी को हम लिखेंगे for 1 mole this becomes pV is equal to nRT। ठीक है, नंबर ऑफ मोल 1 मोल, तो ये इसके बराबर बन जाएगा, और n into kB that is R। हम for n number of molecules की बात करेंगे तो n kBt, ये हमने आपको बताई हुई है बिगिनिंग में ही कि हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज जो है आइडियल गैस इक्वेशन की है, कुछ नहीं है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है फॉर n मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, ठीक है। तो यहां से हमें p की वैल्यू मिलेगी दैट इज n बाई v kBt। तो
तो व्हाट अबाउट दिस n by v, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो किसके बराबर आएगा? वो हमारे पास आएगा p डिवाइडेड बाई kBt इज इक्वल टू nr कैपिटल N by v। तो ये n की जगह मैं लिख सकता हूं p डिवाइडेड बाई kBt, इस फॉर्मूले में ये जो n है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं p डिवाइडेड बाई kBt। तो हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू, मेन एक्सप्रेशन जो बनेगी वो किसके बराबर आएगी? ध्यान से देखना, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, n की जगह क्या लिखेंगे? p डिवाइडेड बाई kBt, p डिवाइडेड बाई kBt उसको मैं ऊपर लिख देता हूं kBt, और हमारे पास पाई d स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। मीन्स द एक्सप्रेशन फॉर द मीन फ्री पाथ, मेन एक्सप्रेशन फॉर द मीन फ्री पाथ, जिसपे कि आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, दैट इज kBt डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई d स्क्वायर p। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। और होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हमने एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली और उसके लिए हमने कुछ एजम्पशंस की ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, और वो एजम्पशंस जो हमारे पास ऐसी हैं जो कि गैस में पॉसिबल नहीं है, तो मैक्सवेल ने एक करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, और फाइनली हमने जो एज्यूम किया था, लेट किया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो हमारे पास है दैट इज स्मॉल n, उसकी वैल्यू पुट करके हमारे पास मीन फ्री पाथ की वैल्यू जो है kBt डिवाइडेड बाई 2 पाई d स्क्वायर एंड p आया, जिसमें कि ये t इज द टेम्परेचर इन केल्विन, p इज प्रेशर, d इज व्हाट इज दिस d? अब ये कोई कहेगा कि सिलेंडर डिफरेंट लेंगे और ये d बदल जाएगा, नहीं, ये d जो है इट इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। जो केस मॉलिक्यूल हमने बताया है कि वो आइडेंटिकल होंगे, ये देखो भाई, पहले हमने d कहा है, इसका डायमीटर है, ये सिलेंडर का डायमीटर हमने कंसीडर नहीं करना है। कोई कहेगा कि सर ये वेरी करेगा, नहीं, दिस d इज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जो हमारे पास डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो हमें कंसीडर करना है, दैट इज कांस्टेंट। मींस फॉर अ केस, या मैं कहूंगा कि वो गिवन होगा हमारे पास, पाई इट्स अ कांस्टेंट, अंडर रूट 2 इट्स अ कांस्टेंट, kb इट्स अ कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इन टेम्परेचर के बारे में हमने डिस्कस किया कि इट्स टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट, या मैं कहूंगा इन केल्विन। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। और ये डेरिवेशन आपसे नहीं पूछी जाती है, बहुत कम चांसेस होते हैं। ये फाइनल रिजल्ट हमें चाहिए था, और मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और बेसिक जो हमने कहा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो कि हमने कहा लैम्डा इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स। इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो आपका मीन फ्री पाथ है, इसको हम बता सकते हैं, इट इज द एवरेज डिस्टेंस अ मॉलिक्यूल कैन ट्रेवल विदाउट कोलाइडिंग विद अदर, दैट इज द मीन फ्री पाथ। वही हमने कंसिडर करना है ना, आउट ऑफ n नंबर ऑफ जो हमारे पास डिस्टेंसेस मिलेंगे, हर कोलिजन में अलग अलग डिस्टेंस, हम कहेंगे कि एक ऐसा डिस्टेंस जो कि हम कंसिडर करेंगे फॉर ऑल कोलिजन्स, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मीन फ्री पाथ। है ना, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू हम क्या लें। होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज द मीन फ्री पाथ। एंड फाइनली हम ब्राउनियन मोशन, व्हाट इज दिस ब्राउनियन मोशन? सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास, इट्स अ रैंडम इरेटिक zigzag motion or movement of microscopic particles suspended in a fluid, that is Brownian motion। सिंपल सा है, और डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपने रॉबर्ट ब्राउन का नाम सुना होगा, जो कि हमारे पास एक इंग्लिश बॉटनिस्ट था। जबकि आप सेल की डिस्कवरी के बारे में जो भी आप जानते हो, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ द सेल के बारे में, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। सेम रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द ब्राउनियन मोशन। 1827 में ब्राउनियन मोशन का कंसेप्ट दिया था, और अप्रोक्सीमेटली, वो आपको ज्यादा पता होगा, 1830 में न्यूक्लियस ऑफ द सेल को डिस्कवर किया था सेम इंग्लिश बोटेनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने। और उसने क्या देखा, पहले उसके एक्सपेरिमेंट की ओर जाएंगे और फिर इसको डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन आप खुद से भी लिख सकते हो। फ्लूइड में हमारे पास एक फ्लूइड था, जो रॉबर्ट ब्राउन, समझ लो वाटर था या कुछ भी था हमारे पास, फ्लूइड, लिक्विड और गैस, और उसमें उसने देखा कि पोलन ग्रेन्स चले गए। ठीक है, कुछ पोलन ग्रेन्स चले गए फ्लूइड में। लेट इट बी, एक पोलन की बात करते हैं, बाकियों को रहने दो। ये फ्लूइड है हमारे पास, और उसमें एक पोलन ग्रेन चला गया, और उसने देखा कि ये पोलन ग्रेन जो है ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, इधर, ये कंटिन्यूअस मोशन शो कर रहा है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले उसके दिमाग में आया, मे बी कि पोलन ग्रेन में लाइफ होती है, तो ये लाइफ की वजह से जो है
ये मूव कर रहा है, इसमें लाइफ है। पोलन ग्रेन में उसने कहा कि इसमें लाइफ है, बिकॉज ऑफ दैट लाइफ ये जो है मूव कर रहा है। तो उसने रुका नहीं हमारी तरह, ओके लाइफ है काम खत्म, नहीं। उसने क्या किया, उसने इसे हीट अप किया। उसको लगा कि जो ही मैं हीट करूंगा पोलन ग्रेन जो है, ये वाटर जो है ये हॉट हो जाएगा, पोलन ग्रेन जो है डेड होगा और ये रेस्ट में आएगा। लेकिन जब उसने हीट किया तो उसने क्या देखा, ये मोशन जो है रुका नहीं बल्कि ये बढ़ गया। तो उसने ये कंसिडर किया कि नहीं, लाइफ की मदद से ये मोशन नहीं हो रहा है। तो फिर जाके उसने एक कंसेप्ट दिया, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ब्रोनियन मोशन। तो उसने क्या कहा, एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल when that is suspended in a fluid, it can be either gas, it can be solid। फ्लूइड में दो कैटेगरीज आती हैं, लिक्विड भी आता है और सॉलिड भी आता है। और उसने कहा कि जब हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सस्पेंड होगा, जैसे कि आप देखते हो डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड होता है एयर में, तो वो रुका नहीं होता है, वो कंटिन्यूअसली मोशन में होता है। दैट मोशन इज व्हाट वी कॉल्ड मोशन ऑफ अ डस्ट पार्टिकल इन एयर, दैट इज ब्रोनियन मोशन। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जो कि रॉबर्ट ब्रोन का हमने कहा कि उसने पोलन ग्रेन को वाटर में देखा कंटिन्यूअसली मूव करते हुए, तो उसने कहा वहीं से उसने कंसेप्ट दिया ब्रोनियन मोशन का। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, रैंडम, जिगजैग और इरेटिक, कुछ भी टर्म यूज कर लो, मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन फ्लूइड, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ब्रोनियन मोशन। और उसके पीछे का काज उसने क्या कहा, इट इज काज्ड बाय द कोलिजन बिटवीन दीज पार्टिकल्स, जो हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ फ्लूइड। वाई, बिकॉज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमें पता चलता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, लेट इट बी गैस ही कंसिडर करेंगे, जैसे एयर है, उसके मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मोशन में होंगे। ठीक है, तो जब कोई पार्टिकल उसमें, लेट इट बी डस्ट पार्टिकल चला गया, तो वो जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है, जो गैस मॉलिक्यूल्स है, वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, वो कंटिन्यूअसली कोलाइड करते हैं जो उसमें पार्टिकल सस्पेंडेड होंगे, जैसे कि डस्ट पार्टिकल है। जैसे कि यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल जो हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होंगे और वो कंटिन्यूअसली कोलाइड कर रहे हैं इस पोलन ग्रेन के साथ और इसको कंटिन्यूअसली मोशन में रख रहे हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द लाइफ पोजेस्ड बाय द पोलन ग्रेन, इट इज बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन द suspended molecules and the molecules of the medium, that is it can be solid, sorry not solid, it can be liquid or gas, जिसको कि हम बताते हैं fluid। that motion is what we call Brownian motion। तो मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन दे देता हूं यहां पे। what is Brownian motion? the random और zigzag, random है, zigzag it's also random, और erratic means without any symmetry, continuously randomly motion करेगा। किसका मोशन? मोशन और मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन फ्लूइड, दिस इज ब्रोनियन मोशन। फिर उसके पीछे का काज जो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने दिया कि कैसे ये होता है। ये रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं कहा कि इसका मोशन क्या होगा, उसने कहा कि बस ये मोशन में होता है, दैट मोशन इज व्हाट वी कॉल रैंडम इरेटिक जिगजैग मोशन में होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल ब्राउनियन मोशन। और जब हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आई, हमें पता चला कि हाँ भाई गैसेस के मॉलिक्यूल्स या फिर फ्लूइड के मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, उनका कोलिजन जो है इन मॉलिक्यूल्स के साथ, ये सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं इनके साथ कंटिन्यूअस कोलिजन होता है और उसकी मदद से जो है ये हमारे पास कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। दैट मोशन इज व्हाट वी कॉल्ड जिगजैग मोशन। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, caused by, इसका cause क्या होगा, that cause is given by kinetic theory of gases, caused by collision of these molecules, these particles, ये जो suspended particles होंगे, with the molecules of fluids। और fluids में मैंने कहा कि गैस भी आ जाएगा और आपके पास लिक्विड्स भी आ जाएंगे, सॉलिड्स नहीं आएंगे फ्लूइड्स में। दो कैटेगरीज हैं, इट कैन बी गैस और लिक्विड। और फिर ये जो ब्रोनियन मोशन है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, दिस इज ब्रोनियन मोशन। ठीक है, और किसने दिया, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। याद रहेगा आपको, क्योंकि बॉटनी आपको ज्यादा समझ आती है और जोलॉजी तो उससे भी ज्यादा। फिजिक्स में आप थोड़ा फंस जाते हो, इसलिए मैंने कहा कि रॉबर्ट ब्राउन वही है आपकी बॉटनी वाला, उसी ने फिजिक्स का कंसेप्ट भी दिया है, दैट इज ब्रोनियन मोशन। और ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो फिर ये डिपेंड किस पे करेगा, ये ब्राउनियन मोशन किस चीज पे डिपेंड करेगा, कब ब्राउनियन मोशन जो है वो ज्यादा होगा और कब ब्राउनियन मोशन कम होगा। मींस कब ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स तेजी से, जैसे अभी मैंने कहा रॉबर्ट ब्राउन ने ही इसको हीट किया,
मींस टेम्परेचर राइज किया फ्लूइड का और उसने देखा कि मोशन जो है बढ़ गया। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड दैट इज गैस और लिक्विड द मोशन इंक्रीजेस, ब्रोनियन मोशन जो है वो इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर नंबर 1 डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। With the increase in temperature, Brownian motion increases. Second, size of particle, size of suspended particle. ये जो suspended particle है, अगर इनका साइज ज्यादा होगा तो मोशन कम होगा, अगर इनका साइज कम होगा, इसीलिए हमने लिखा यहां पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, साइज कम होगा तो इनका मोशन जो है ज्यादा होगा। वाई? बिकॉज साइज ज्यादा होगा तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है उसको कोलाइड करने के बाद उसको मूव नहीं करा पाएंगे, लेकिन साइज कम होगा तो उसको कोलाइड करेंगे तो वो मूव करा पाएंगे। तो साइज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। अगर सस्पेंडेड पार्टिकल का साइज ज्यादा तो ब्रोनियन मोशन कम, सस्पेंडेड पार्टिकल का साइज कम तो ब्रोनियन मोशन ज्यादा। थर्ड, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की विस्कोसिटी अगर ज्यादा हुई, फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा मींस मोशन कम, पार्टिकल्स का मोशन कम, फ्लूइड पार्टिकल्स का मोशन कम। फ्लूइड पार्टिकल्स का मोशन कम तो ब्राउनियन मोशन कम, बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड। जब मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड ही कम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, मींस कम मूव करना पसंद करेंगे, विस्कोसिटी ज्यादा मींस मोशन कम, इंटरमॉलिक्यूलर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हमारे पास ब्रोनियन मोशन कम होगा, लेकिन विस्कोसिटी कम होगी तो ब्रोनियन मोशन जो है वो ज्यादा होगा। फोर्थ फैक्टर जो है डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे कैसे डिपेंड करता है ये, तो हम बता सकते हैं कि अगर जो डेंसिटी ऑफ अ मीडियम कम होगी तो ब्रोनियन मोशन ज्यादा होगा, डेंसिटी ऑफ द मीडियम जो है अगर वो ज्यादा हुई तो ब्रोनियन मोशन जो है कम होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट जो हमने विस्कोसिटी के केस में कहा वही हमने डेंसिटी के केस में कहा कि हमारे पास जो है अगर डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो है वो हमारे पास कम होगी तो ब्रोनियन मोशन ज्यादा, मींस कि फ्री पार्टिकल्स फ्रीली मूव करेंगे, फ्रीली कोलाइड करेंगे इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स के साथ, तो इनका कंटिन्यूअस मोशन कराएंगे। तो ये हमारे पास ब्रोनियन मोशन का कंसेप्ट था। एक छोटा सा टॉपिक जो है दैट इज एवोगैड्रोस नंबर, और वो आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हो, तो एवोगैड्रोस नंबर को भी हम जस्ट डेफिनेशन देंगे जो कि हमारे पास है। Now the final topic in this chapter is Avogadro's number. तो ध्यान देना बच्चा, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी, वन ऑफ द 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज में एक क्वांटिटी है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये हमने यूनिट्स मेजरमेंट्स इन डायमेंशंस में पढ़ा हुआ है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। व्हाट इज दिस अमाउंट ऑफ सबस्टेंस? और हमने कहा है यहां पे एक और चीज इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है मैटर की, उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो मास से नहीं दी जाती है बल्कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से दी जाती है, और वहीं से हमारे पास ये कंसेप्ट आ रहा है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का। नाउ व्हाट इज दिस अमाउंट ऑफ सबस्टेंस? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जो हमारे पास है, हमने कहा था कि ये हमारे पास मेजर करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्वांटिटी देगा सबस्टेंस की लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ना कि इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, और इसका यूनिट हमने देखा था, इसका ऐसा यूनिट जो है दैट इज मोल। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस 1 मोल? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वही है ना, यूनिट इसी का एक पोर्शन तो होगा ना। और 1 मोल को कैसे हमने डिफाइन किया था? 1 मोल को हमने कहा था 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains the same number of molecules as there are molecules in 12 gram of carbon isotope. Which isotope? C12 means simple isotope जो होगा, radioactive isotope नहीं होगा, जिसको कि आप केमिस्ट्री में देखते हो कुछ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ जो हमारे पास कार्बन आइसोटोप जो होगा उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस जो हमारे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन है दैट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। इतने नंबर होते हैं, और इसी नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर बता देते हैं, और इन द ऑनर ऑफ अ इटालियन फिजिसिस्ट जो हमारे पास था जिसको कि हम बताते हैं एवोगैड्रो। ठीक है, एमिडो एवोगैड्रो जो हमारे पास था उसके नाम पे इसका नाम जो है दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। नाउ व्हाट इज दिस एवोगैड्रोस नंबर? सिंपल से हम बता सकते हैं एवोगैड्रोस नंबर जो है इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1
मोल ऑफ अ सबस्टेंस ऑफ एनी सबस्टेंस, दैट इज व्हाट वी कॉल एवोगैड्रो नंबर। जो कि हमें चाहिए था, इतना ही हमें डिस्कस करना है। व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर? तो हम बता सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस। और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होंगे? ये हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻⁻23 के बराबर होता है। और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, जो कि अभी तक भी हमने यूज किया, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। और ये केमिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ते हो, वहां से आपको इसका कंसेप्ट भी मिल जाता है। तो हमें जस्ट टॉपिक था हमारे सिलेबस में, डिफाइन कर लो एवोगैड्रोस नंबर को। तो एवोगैड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अ सबस्टेंस। और 1 मोल ऑफ अ सबस्टेंस को भी हमने कहा कि किसके बराबर होता है, और ये हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस में, इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस व्हिच कंटेन एज मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज देयर आर मॉलिक्यूल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल टॉपिक था एवोगैड्रोस नंबर। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है खत्म हुआ। फाइनली एक और लेक्चर लिया जाएगा इसका, जिसपे कि हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे।